नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी कर रहे सभी एस्पिरेंट्स का इस खास सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय नृत्य की शानदार विरासत को डिकोड करने वाले हैं। ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक बहुत ही हाई यील्ड स्टडी गाइड है, जो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी अंतर और तथ्यों को साफ करेगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के हमारे मुख्य टॉपिक स्क्रीन पर हैं। क्लासिकल और फोक डांस के अंतर से शुरुआत करते हुए हम तकनीकी शब्दों को समझेंगे, 9 क्लासिकल फॉर्म्स को मैप करेंगे, कथक और भरतनाट्यम की सीधे तुलना करेंगे और आखिर में कुछ पिछले परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस क्विज भी सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सेक्शन है ओरिजिन्स, यानी उत्पत्ति, क्लासिकल बनाम फोक। भारत के कल्चर को गहराई से समझने के लिए इन दोनों श्रेणियों के बीच की इस बारीक लाइन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, बुनियादी फर्क बहुत सीधा है। क्लासिकल यानी शास्त्रीय नृत्य पूरी तरह से प्राचीन ग्रंथों, खासकर नाट्यशास्त्र के सख्त नियमों से बंधे होते हैं। इन्हें परफॉर्म करने के लिए सालों की कड़ी ट्रेनिंग और अनुशासन चाहिए होता है। वहीं दूसरी तरफ फोक यानी लोक नृत्य एकदम अलग हैं। ये किसी भी स्थानीय समुदाय की धड़कन की तरह हैं। अच्छी फसल हुई या गांव में किसी की शादी है तो लोग खुशियां मनाने के लिए जो स्वाभाविक रूप से नाचते हैं, वही लोक नृत्य है। कोई सख्त नियम नहीं, बस उत्सव का माहौल। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, द टेक्निकल लेक्सिकॉन यानी तकनीकी शब्दावली। किसी भी क्षेत्रीय नृत्य को समझने से पहले उस थ्योरी को समझना होगा जिस पर पूरी की पूरी क्लासिकल परफॉर्मेंस टिकी होती है। क्या ये हैरानी की बात नहीं है कि कोई भी क्लासिकल डांसर बिना कुछ बोले अपनी पूरी कहानी कैसे कह देता है? इसका राज छिपा है इन 8 क्लासिकल भाव या एक्सप्रेशंस में। श्रृंगार यानी प्रेम से लेकर हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत यानी आश्चर्य तक। हर एक क्लासिकल प्रस्तुति का जो ड्रामेटिक कोर है, वो बिल्कुल इन्हीं 8 भावनाओं के इर्द गिर्द घूमता है। टेक्निक में थोड़ा और गहरे उतरें तो 2 बहुत ही खास शब्द सामने आते हैं, लास्य और तांडव। ये क्लासिकल डांस के 2 बिल्कुल बेसिक पहलू हैं। इसे समझना हो तो मणिपुरी डांस का उदाहरण सबसे बेहतरीन है, जहां जगोई और चोलुम के रूप में इन्हें बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। ये सिर्फ मूवमेंट नहीं है, ये गति की वो महत्वपूर्ण धाराएं हैं जिन्हें परफेक्ट करने में एक कलाकार अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। और एक डांस ड्रामा बनता कैसे है? इसके 3 मुख्य तकनीकी पिलर्स होते हैं, नृत्य, नृत्य और नाट्य। इसे कुचिपुड़ी में बहुत साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां नृत्य में तीर्मानम जैसी शुद्ध लय होती है, नृत्य में शब्दम के जरिए एक्सप्रेशन जुड़ता है और नाट्य में मुद्राओं के साथ पूरी एक्टिंग की जाती है। रिदम, एक्सप्रेशन और एक्टिंग, ये तीनों मिलकर स्टेज पर जो जटिल कहानी बुनते हैं, वो वाकई जादुई होती है। तीसरा सेक्शन है मैपिंग 9 क्लासिकल फॉर्म्स। अब जरा थ्योरी से निकलकर जियोग्राफी की तरफ चलते हैं। जनरल नॉलेज के स्टैटिक सिलेबस के लिए ये मेंटल मैप बहुत काम आने वाला है। स्क्रीन पर मौजूद ये टेबल बहुत ही क्रूशियल है, इसे बिल्कुल कंठस्थ कर लेना चाहिए। वैसे तो संगीत नाटक अकादमी भारत के सिर्फ 8 क्लासिकल नृत्यों को मान्यता देती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि संस्कृति मंत्रालय ने इस लिस्ट में छऊ को भी जोड़ दिया है। तो अब आधिकारिक रूप से ये लिस्ट 9 की हो गई है। परीक्षा में अक्सर यहीं से ट्रिकी सवाल बनते हैं, इसलिए हर डांस का उसके राज्य के साथ मिलान याद रखना एकदम अनिवार्य है। अब जरा इस एवोल्यूशन को देखिए। भारतीय नृत्य का सफर बहुत ही दिलचस्प रहा है। उदाहरण के लिए उड़ीसी को ही ले लीजिए। प्राचीन काल में उड़ीसा के मंदिरों में महरियां इसे एक पवित्र सेवा की तरह करती थीं। फिर 20वीं सदी के मध्य में मध्यकालीन मूर्तियों और साहित्य से प्रेरणा लेकर इसने एक नया रूप लिया और आज ये पूरी दुनिया के आधुनिक मंचों पर एक स्थापित थिएटर आर्ट है। मंदिरों के प्रांगण से लेकर मॉडर्न स्टेज तक का ये सफर सच में अद्भुत है। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की तरफ, कथक बनाम भरतनाट्यम। प्रीलिम्स परीक्षाओं के लिए अक्सर कंफ्यूज करने वाले इन 2 शास्त्रीय नृत्यों की सीधी तुलना करना स्कोर करने का सबसे सॉलिड तरीका है। इन दोनों दिग्गजों की आमने सामने तुलना करने से काफ़ी चीज़ें साफ हो जाती हैं। कथक उत्तर प्रदेश की परंपरा है, जो मंदिरों में कथाकारों यानी कहानी सुनाने वालों से शुरू हुई। इसके परफॉर्मेंस में अक्सर तबला या पखावत जैसे वाद्य यंत्रों की थाप गूंजती है। इसके बिल्कुल उलट भरतनाट्यम दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु की देन है। ये पूरी तरह नाट्यशास्त्र पर आधारित है और इसके साथ हमेशा कर्नाटिक संगीत और मृदंगम जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है। ज्योग्राफी ने कैसे संगीत और कहानी कहने के तरीके को बदल दिया, ये उसका परफेक्ट उदाहरण है। हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन
एक्टिव रिकॉल प्रैक्टिस क्विज। अब तक जो भी चर्चा हुई उसका परीक्षण करने का समय आ गया है। चलिए यूपीएससी के पिछले पैटर्न पर आधारित 5 सवालों से अपनी तैयारी चेक करते हैं। ये रहा पहला सवाल। इन स्टेटमेंट्स पर ध्यान दीजिए। पहला, क्लासिकल डांस नाट्य शास्त्र से निकलते हैं और इनके लिए भारी ट्रेनिंग चाहिए। दूसरा, फोक डांस सामाजिक समारोहों के लिए होते हैं। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऐसे मल्टी स्टेटमेंट सवाल एग्जाम की कठिनाई का एक बड़ा हिस्सा होते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से पढ़ना चाहिए। और इसका सही जवाब है कोई भी कथन गलत नहीं है। दोनों बातें बिल्कुल 100% सच हैं। क्लासिकल का कड़ा अनुशासन और लोक नृत्यों का सामाजिक उत्सव, ये दोनों पॉइंट हमारे पहले के डिस्कशन को एकदम सही साबित करते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। ये एक रैपिड फायर हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसके लिए तुरंत रिकॉल करने की जरूरत होती है। देश की सभी मान्यता प्राप्त शास्त्रीय परंपराओं में से भारत का सबसे पुराना नृत्य रूप किसे माना जाता है? जवाब है भरतनाट्यम। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से गहराई से जुड़ा यह दक्षिण भारतीय नृत्य प्राचीनता के मामले में सबसे आगे है। इसमें श्रृंगार और भक्ति रस से भरे तेलुगु, तमिल और संस्कृत गीतों का एक बहुत ही विशाल कलेक्शन मिलता है। तीसरा सवाल जो सीधा प्रशासनिक और सांस्कृतिक अपडेट से जुड़ा है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत की शास्त्रीय नृत्य सूची में सबसे हाल ही में कौन सा नृत्य रूप शामिल किया गया है? और जवाब है छऊ। जैसा कि हमने टेबल में देखा था, इस नए एडिशन के बाद क्लासिकल डांस की कुल संख्या 9 हो गई है। 8 मूल नृत्य और ये 9वां नया एडिशन। ये फर्क याद रखना ट्रिकी सवालों से बचने के लिए बहुत जरूरी है। चौथा सवाल, अब थोड़ा फोक ट्रेडिशंस की तरफ मुड़ते हैं। करगट्टम नामक ये जो नृत्य रूप है, ये वास्तव में क्या है? ध्यान रखने वाली बात यह है कि लोक नृत्यों के अक्सर बहुत ही विशिष्ट कार्यात्मक या धार्मिक उद्देश्य होते हैं जो सीधे खेतीबाड़ी से जुड़े होते हैं। करेक्ट आंसर है करगट्टम तमिलनाडु का एक बहुत ही प्राचीन लोक नृत्य है जो बारिश की देवी की पूजा करते समय किया जाता है। ये इस बात का बेहतरीन सबूत है कि कैसे लोक परंपराएं खेती के मौसम और स्थानीय जीवन के साथ एकदम गहराई से गुंथी हुई हैं। और ये रहा हमारा 5वां और आखिरी सवाल। यक्षगान नामक ये जो बहुत ही विस्तृत नृत्य नाटक है, ये किस खास राज्य और क्षेत्र से संबंधित है? ऐसे सवाल अक्सर मैप में एक पर्टिकुलर रीजन को पॉइंट करने का चैलेंज देते हैं। जवाब है यक्षगान मुख्य रूप से कर्नाटक के तटीय जिलों यानी कोस्टल इलाकों में बेहद लोकप्रिय है। ये कोई आम डांस नहीं है। इसमें म्यूजिक, भारी भरकम विद्वत्तापूर्ण संवाद और बेहद रंगीन वेशभूषा का कॉम्बिनेशन होता है। ये दिखाता है कि क्लासिकल डांस की सख्त बाउंड्री के बाहर भी भारत में कितनी गजब की नाटकीय विविधता मौजूद है। अंत में इस विचारोत्तेजक सवाल पर जरा गौर करते हैं। इन प्राचीन कहानी कहने की परंपराओं में से कौन सी कल के आधुनिक मंचों को आकार देगी? देखिए, कला और संस्कृति को पढ़ना सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करने के बारे में नहीं है। ये भारत जैसे विविधता से भरे देश की जीती जागती आत्मा को समझने का तरीका है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सदियों पुरानी ये कलाएं भविष्य में कैसे विकसित होती रहेंगी। इस पूरे एनालिसिस में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।